हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो कौन कौन सी सेविंग्स एंड डिडक्शंस होती हैं जो हमारी सैलरी से माइनस हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैंने ये एक एक्सेल शीट तैयार कर रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ये एक किस्म का फॉर्म 16 भी है, जो डीडीओज भी इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। तो हम अपनी सैलरी कहाँ से निकालें? तो जो J&K गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने पूरे महीने की, पूरे साल की सैलरी मेरा वेतन ऐप से या JK बेसिस पे जाके सैलरी स्लिप से निकाल सकते हैं। जो डीडीओज हैं वो भी JK बेसिस पे जाके रिपोर्ट्स में जाके इनकम टैक्स रिपोर्ट्स में पूरे महीने का सैलरी, पूरे साल का सैलरी उनको आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा वो। तो जो भी आपका यहाँ पे अलाउंसेस हैं, जो भी आपकी डिडक्शंस हो रखी हैं, आपने सिंपली वो डिडक्शंस इस वाले कैलकुलेटर पे डाल देनी है और कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, जैसे कि DDO ऑफिस, DDO 10, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, एड्रेस, मोबाइल। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके एम्प्लॉय डिसेबल्ड हैं तो आप उनकी परसेंटेज फिल कर दीजिएगा, नहीं तो इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपने इनको हॉस्टल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रखा है तो आपने इस पे यस और नो करना है। तो यहाँ पे अगर आपने एक ही बच्चे का दिया है तो एल्डेस्ट 1 करेंगे और 2 बच्चों को दिया है तो एल्डेस्ट 2 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपने उनको चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस दिया है, एम्प्लॉय ने क्लेम किया है, तो हम यहाँ पे एल्डेस्ट 1, एल्डेस्ट 2 या नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, हम अपनी बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, जो भी हमको अलाउंसेस मिल रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एंटर कर देंगे। और ये अलाउंसेस जो भी हमारे, ये एज पर जो हमारी शीट निकलती है इनकम टैक्स की, ये डीडीओज जो निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से बनाई गई है। जैसे यहाँ पे अलाउंसेस हैं बेसिक DA, उसी हिसाब से यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में ये भी तैयार कर दिया गया है एक्सेल का कैलकुलेटर। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ये बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। तो जो भी आपको एम्प्लॉयज़ को जो भी आपने अलाउंस दे रखा है आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम किया है तो आप इसमें, अगर एक बच्चे का हमको पता है 27,000 मिलता है और 2 बच्चों का हमको 54,000 मिलता है, तो हमने ऊपर भी यहाँ पे चेक किया है कि हमने 2 बच्चों का लिया है तो हमने यहाँ पे 54,000 डाल देना है। अगर हमने एक ही बच्चे का ऊपर एंटर कर रखा है तो हम यहाँ पे 27,000 करेंगे। और इसी तरह से अगर ये डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उनका भी एंटर कर दीजिएगा। और कोई अगर अपने चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस क्लेम कर रखा है तो यहाँ पे वो अमाउंट डाल देना और यहाँ पे उसको अकॉर्डिंगली चूज कर लेना। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन NPS Tier 1। तो दोस्तों, जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं वो हमारी बेसिक और जो हमारा DA होता है, इसका जो 14% निकल के आता है वो वाला फिगर हमने यहाँ पे डाल देना है। तो इस केस में ये अमाउंट आ रहा है हमारा 95,111। इसके अलावा भी आपको अगर कोई एरियर वगैरह मिल रखे हैं तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड करके वाली फिगर यहाँ पे डाल दें। उसका कोई आपको अलाउंस ऐसा मिला है जो इस पे एंटर नहीं है तो आप यहाँ पे वो डाल दीजिए। उसके अलावा दोस्तों, कोई अगर आपको सैलरी का एरियर मिला है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो हमारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। तो सबसे पहली डिडक्शन होती है हमारी सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मिलती है और वो मिलती है हमको 50,000। उसके बाद हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे भी कुछ डिडक्शन मिलती है, ये 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड मिलती है और मैक्सिमम एल्डेस्ट 2 के ऊपर मिलती है। तो इसका रेट 1200 पर 1 चाइल्ड होता है और 2400 पर 2 चाइल्ड होता है। तो हमने यहाँ पे 2 बच्चों का क्लेम कर रखा है तो यहाँ पे ये डिडक्शन हमारी आ जाएगी 2400। उसके बाद हमको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस के ऊपर भी 300 रुपीज़ पर चाइल्ड
पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से डिडक्शन मिलती है, और एक चिल्ड्रन की बनती है 3600 और 2 बच्चों की बनती है 7200। तो हमने यहाँ पे ये नील कर रखा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 ही आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर कोई एम्प्लॉई डिसेबल्ड है और ब्लाइंड है तो उनको 3200 पर मंथ मतलब 38,400 पर एनम के हिसाब से भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए हमने ट्रेवलिंग अलाउंस कितना ले रखा है, 26,874 रुपये, और हमने यहाँ पे डिसेबिलिटी पे क्लिक कर रखा है। तो यहाँ पे इनका कितना टीए इनको दिया गवर्नमेंट ने 26,874 रुपये, और यहाँ पे ये अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इनकेस किसी एम्प्लॉय को टीए मिल रहा है 50,000 तो उसकी वैल्यू ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे 38,400 कर देगा। हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। लेट्स सपोज इनको मिला है 54,321। तो हमारा जो एक्सेल में जो कैलकुलेटर बना हुआ है ये वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 38,400 यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद हमारा होता है कंपनसेटरी अलाउंस। ये होता है वो अलाउंस जो हिली एरिया में काम करने के लिए या डिफ़िकल्ट एरिया में काम करने के लिए दिया जाता है। ये वाला अलाउंस भी हमारी ये भी हमारा डिडक्शंस के अंदर जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग हमारा HRA वाला कंपोनेंट। तो अगर हमारा एम्प्लॉयर हमको HRA दे रहा है और हम भी कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो हमने जो रेंट हम पे कर रहे हैं हमने यहाँ पे डाल देना है, और ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली निकाल देगा कि हम उसके एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, कितना हमको मिलेगा यहाँ पे। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। रेंट पेड एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जहाँ हमारी पोस्टिंग है, हमारा जो रेंट पे हम रह रहे हैं तो हम उसी जगह को मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज मेरी पोस्टिंग है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मैं रेंट पे रह रहा हूँ जम्मू में, तो मुझे वो रेंट नहीं मिलेगा। जो मेरा रूम है जो मैं रेंट पे रह रहा हूँ, जहाँ मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहीं पे होना चाहिए। और उसको क्लेम करने के लिए कॉपी ऑफ रेंट डीड, रिसिप्ट्स, और अगर पैन कार्ड भी चाहिए हमें लैंडलॉर्ड का, अगर हमें उनको एनुअल जो रेंट है वो 50,000 से ज़्यादा रेंट दे रहे हैं तो हम उनको पैन कार्ड भी एम्प्लॉयर को देना होगा। तो लेट्स सपोज इस केस में मैं रेंट देता हूँ इनको 6,000 पर मंथ, और मेरा सालाना रेंट आ जाता है 72,000। तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये HRA डिडक्शन 0, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि जो मेरा ये एक्सेल कैलकुलेटर है इसने ऑटोमेटिकली ये इसका कैलकुलेशन कर दिया है और इसमें इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो ये HRA कैसे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, क्यों नहीं आ रही, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है HRA डिडक्शन में, वो आप देख लेना तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों हमें कई बार इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, कुछ और अलाउंस मिलते हैं जिनका भी डिडक्शन हो जाता है, जैसे हमें LTC भी मिलता है। पर कोई ऐसा अलाउंस आपको मिल रखा है तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखें दोस्तों हमारे जो टोटल डिडक्शंस हैं, हमको जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है 99,080 रुपीज़ का। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो ग्रॉस इनकम आ रही है ये वाली सैलरी से सिर्फ इसमें से ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी। अब हम चलते हैं सेविंग्स की ओर। सेविंग्स में दोस्तों हमें पता है कि हम हर साल फ्लैग डे कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन होती है हमारी, और हम कुछ कंट्रीब्यूशन रेड क्रॉस में भी करते हैं। तो फ्लैग डे में हम 50 रुपीज़ देते हैं और रेड क्रॉस में हम 300 रुपीज़ देते हैं, हमने यहाँ पे वो डाल देने हैं। और अगर हमने कुछ ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनमें हम कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उनका कुछ इंस्टीट्यूशन में 50% का रिबेट मिलता है और कुछ में हमको 100% का रिबेट मिलता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्नैपशॉट है ये कि किस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में हमें कितनी अमाउंट की रिबेट मिलती है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है तो हम वो वाला अमाउंट वहाँ पे एंटर कर देंगे, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हम 2,000 से ज़्यादा इस पे डोनेशन कैश में
अगर करते हैं तो हमें सिर्फ 2000 रुपये की डोनेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो उसके ऊपर भी होना चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूट को हम डोनेट कर रहे हैं वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके जो रिसिप्ट लाते हैं हम उन पे उनका पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारा नाम, मोड, कौन से मोड हम उनको पेमेंट कर रखी है, वो कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल है, वो सब कुछ उस पर मैंशन होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को, किसी टेम्पल या मॉस्क को डोनेशन करता हूँ और मैं 1 लाख रुपए की डोनेशन करता हूँ उसको कैश में, तो उस केस में मुझे सिर्फ 2000 रुपये की ही रिबेट मिलेगी, बाकी की रिबेट मुझे नहीं मिलेगी। और अगर मैं चाहता हूँ मुझे पूरा 1 लाख की रिबेट मिले तो मुझे वो अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र या उनको चेक देना होगा या उनके नाम पे एक डिमांड ड्राफ्ट काटना होगा और मुझे एश्योर करना होगा कि जो मुझे वहाँ से रिसिप्ट दे रहे हैं उस रिसिप्ट के ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जो पैन कार्ड अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने उनको अलॉट कर रखा होता है, और साथ में उस इंस्टीट्यूट का पैन नंबर होना चाहिए और उसके ऊपर जो टैक्स पेयर है मतलब मेरा नाम पूरा का पूरा होना चाहिए और मोड किस मोड में मैंने दिए हैं और कौन सी डेट को दिए हैं मैंने, ये उस पर एंट्रीज होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारी होती है जीपीएफ सब्सक्रिप्शन। तो जो भी हमारी जीपीएफ की सब्सक्रिप्शन है, लेट्स सपोज 1 लाख रुपया मैं महीने का दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उसके बाद हमारी होती है एसएलआई भी हम यहाँ पे जो भी हमारे पूरे एनुअल प्रीमियम है वो डाल देंगे। आपने जीपीएफ में ध्यान देना दोस्तों कि आपकी सिर्फ जीपीएफ की सब्सक्रिप्शन ऐड होगी। लेट्स सपोज आपने जीपीएफ निकाला है और आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, तो जो रीपेमेंट वाला पैसा है वो इसमें नहीं आएगा, खाली जो आप जीपीएफ में सब्सक्रिप्शन कर रहे हो वही आएगा। उसके बाद हम हर साल दिसंबर के महीने में 346 का ग्रुप इंश्योरेंस कराते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे हमने जो हाउसिंग लोन ले रखा है, और जो हाउसिंग लोन ले रखा है वो हमने अपने नाम पे ले रखा है और वो प्रॉपर्टी भी हमारे नाम पे है। तो हम यहाँ पे वो जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं वो हमने यहाँ पे डाल देनी है। इसमें एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर लेट्स सपोज जितने भी उसमें शेयर होल्डर हैं, लेट्स सपोज एक मियाँ बीवी दोनों एम्प्लॉई हैं, तो दोनों हाउसिंग लोन में उनका कंबाइन हाउसिंग लोन है और दोनों ही ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के। तो मान लो उन्हें 6 लाख की इंस्टॉलमेंट दे रखी है, तो उस 6 लाख में से 3 लाख हस्बैंड क्लेम कर सकते हैं और 3 लाख उनकी वाइफ क्लेम कर सकती हैं। लेकिन इस केस ऐसा करने के लिए उनको जो जिस अकाउंट से उनकी रिपेमेंट जा रही है वो एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम पहली बार कोई घर लेते हैं तो उसके ऊपर हम जो स्टैंप ड्यूटी देते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं, हम उसके ऊपर भी रिबेट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू डाल देनी है इनकेस अगर कोई फर्स्ट टाइम हाउस लोन जिसने लिया है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक एनपीएस में 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है हमारा एनपीएस टीयर 1, एक होता है हमारा एनपीएस टीयर 2। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वाली कंट्रीब्यूशन भी इसमें आ जाएगी। उसके बाद एलआईसी का प्रीमियम, जो हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कराते हैं किसी कंपनी से, अगर हम अपने नाम पे, अपनी स्पाउस के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे कराते हैं तो वो एलिजिबल होती है और हमें वो मतलब इसी साल में वो प्रीमियम पे करना चाहिए, वो अगले साल में उसका एडिशन नहीं होता। तो अगर ऐसा कोई हमने पॉलिसी कर रखा है तो हम उसका जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम किसी 2 बच्चों के हमारे ट्यूशन फीस यहाँ पे एंटर करेंगे। ट्यूशन फीस का मतलब है, लेट्स सपोज क्या होता है, कोई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो साल महीने की हमको 12,000 फीस ले लेते हैं लेट्स सपोज। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइब्रेरी फीस, स्कूल फीस, स्पोर्ट्स फीस, यूनिफॉर्म फीस, बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं उस फीस के। तो 12 का 12,000 हमको रिबेट नहीं मिलती है। उस पर जो कंपोनेंट होता है हमारा ट्यूशन फीस, लेट्स सपोज में 1000 रुपये ट्यूशन फीस ही होगी, तो हमने सिर्फ जो 1000 रुपये ट्यूशन फीस है उस वाले कंपोनेंट पे ही हमको रिबेट मिलती है। साथ में कुछ चीज़ बता दूं यहाँ पे, लेट्स सपोज एक मियाँ बीवी हैं और उनके 4 बच्चे हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, वो मियाँ बीवी किन्हीं 2 बच्चों के उनके फादर देंगे ट्यूशन फीस का क्लेम और किन्हीं 2 बच्चों का उनकी मदर क्लेम कर सकती हैं। ये इसमें एक बेनिफिट रहता है। तो जो भी अमाउंट है ट्यूशन फीस का यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद एक इंश्योरेंस स्कीम चलती है हमारी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका प्रीमियम साल का 330 रुपये है। तो अगर हमने ऐसे कोई प्रीमियम करा रखा है
तो हम यहाँ पे डाल देंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू से पकड़ लेंगे उसको देखो स्कीम होती है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये होता है और हमने से कोई पॉलिसी करा रखी है। छोटी छोटी पॉलिसियाँ दोस्तों आप कराया करो, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और इंश्योरेंस जो अश्योर्ड अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने करा रखी है, तो हम यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन मेन्यू से पकड़ लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने टैक्स सेवर एफडीज होती हैं 5-5 साल की, वो ऐसी एफडीज होती हैं जो हम 5 साल से पहले क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर हमने कोई ऐसी एफडी बना रखी है टैक्स सेवर, तो हम उसका अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद बेटियों की एक स्कीम आती है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। अगर ऐसा कोई हमारा अकाउंट खोला, हमने अपने बच्चे के नाम पे खोला हुआ है, तो उसमें जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसका वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद होती है हमारी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये 5 साल के लिए फिक्स अमाउंट होता है एक किस्म का। तो अगर हमने कोई ऐसी एनएससी परचेज कर रखी है, तो हम उसका अमाउंट भी यहाँ पे डाल देंगे। इन सब की कंडीशन यह है दोस्तों कि हमने जो ये पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो इसी साल में कर रखा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम कोई एन्युटी प्लान लेते हैं, एन्युटी प्लान एक किस्म का पेंशन प्लान होता है, अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे, उसका प्रीमियम हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम कोई अगर ईपीएफ स्कीम में कोई पैसा लगाते हैं तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर हम कोई पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, उसमें जो हम प्रीमियम दे रहे हैं अपने नाम पे, अपनी स्पाउस के नाम पे, अपने चिल्ड्रन के नाम पे यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दूसरे भी कई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं और हम अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद कुछ सुपर एनोवेशन फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट फंड्स कहते हैं इनको, उनका पैसा अगर कहीं दिया है हमने तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अगर हमने कोई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लिए हैं यूटीआई के, अपने स्पाउस, अपने बच्चों के नाम पे यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अगर हमने यूएलआईपी लिया हुआ है एलआईसी म्यूचुअल फंड में, अपने स्पाउस, अपने बच्चों के नाम पे यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अगर हमने कोई एन्युटी प्लान ले रखा है एलआईसी से, तो उसका सम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद अगर कोई पेंशन फंड सेटअप कर रखा है म्यूचुअल फंड या यूटीआई ने, और हमने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन दे रखी है, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कोई नबार्ड के बॉन्ड्स आते हैं और हमने कोई ऐसे बॉन्ड्स लिए हैं नबार्ड के, तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद अगर हमने कोई इक्विटी शेयर्स लिए हैं किसी बैंक के या किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉरपोरेशन के, तो हम उसका अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा भी कोई दोस्तों कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप गवर्निंग हो रही, तो आप उसका अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद होती है हमारी अटल पेंशन योजना। ये एक स्कीम रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें हमको फिक्स्ड पेंशन मिलती है आफ्टर कंप्लीटिंग 60 ईयर्स। तो कहीं ऐसा हमारी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे, जो हमने एनपीएस में पैसा लगाया है, जो हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन का पैसा एनपीएस में चला जाता है, जो कि होता है 10% ऑफ बेसिक एनडीए, वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में जो ऊपर अमाउंट दे रखा है बेसिक और डीए, इसका जो भी 10% आएगा, और जो भी हमको एरियर आया है, कोई निकाला हमने एरियर, तो हम उसका अमाउंट ऐड अप करके इस वाले कॉलम में वो फिल कर देंगे। जो हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन हुई है, जो हमारी सैलरी से 10% कटा हुआ है, वो यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल फंड होते हैं एलआईसी के, या कोई हमने बॉन्ड्स लिए हैं लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, तो हम यहाँ पे उसका अमाउंट डाल देंगे। और जो भी दोस्तों मैंने अभी तक डिस्कस किया ये आपके साथ, यहाँ से जीपीएफ 1 इस पॉइंट से लेके पॉइंट 1 से लेके यहाँ तक, हम इसमें कुछ भी अमाउंट अगर डाला हुआ है, तो इसमें हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग्स 1.5 लाख की हो सकती हैं। जिसे हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 3,40,000 हाउसिंग लोन दिया हुआ है, 1,20,000 और कुछ दिया हुआ है, 1 लाख कुछ और दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमको जो डिडक्शन मिल रही है वो सिर्फ 1 लाख की है। और हमारी यहाँ पे एनपीएस की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 1.5 लाख का ही प्रॉफिट होता है इस केस में। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक और सेक्शन होती है हमारी 80CC-D1B, इसमें एडिशनल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई। होता क्या दोस्तों, अगर हम एनपीएस टीयर 1 में जो हमने ऑलरेडी हमने हमारे 10% अपनी सैलरी से कटा रखा होता है,
तो उसके अलावा भी अगर हम कोई पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है 50,000। तो लेट्स सपोज इस केस में इन्होंने इनका 95,111 ऑलरेडी इन्होंने डायरेक्टली इनकी सैलरी से कंट्रीब्यूशन हो रखा है। तो इसमें ये 50,000 एक्स्ट्रा इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 50,000 हो, इस केस में ये तो 60,000 भी कर सकते हैं, इसमें 55,000 कर सकते हैं, या 10,000 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50,000 भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज इन्होंने एनपीएस टीयर 1 ने अपने 50,000 डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 80cc D2 में कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन एनपीएस टीयर 1, जो हमारे एनपीएस टीयर 1 में हमारी गवर्नमेंट शेयर होता है वो हमने यहाँ पे डाल देना होता है। अब इसको समझेंगे। हमने दोस्तों ऊपर क्या किया था, यहाँ पे जब हम ग्रॉस सैलरी बना रहे थे अपनी, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे डाल दी थी 133,155। एग्जैक्टली यही अमाउंट जो है इसके ऊपर हमको पूरा रिबेट मिल जाता है सेक्शन 80cc D2 के तहत, और हम यही अमाउंट 133,155 यहाँ पे एंटर कर देंगे इस वाले पोर्शन में 133,155। तो ये देखिए हमको चाहे हमें न्यू टैक्स रिजाइम हो या ओल्ड टैक्स रिजाइम, दोनों में से ये हमारी ग्रॉस इनकम से माइनस हो जाता है। और आपको बता दूं जो न्यू टैक्स रिजाइम है, एक ये वाली कंट्रीब्यूशन हमारी 80cc D2 और एक और कंट्रीब्यूशन होती है हमारी ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है डिसेबल्ड पर्सन को, ये भी न्यू टैक्स रिजाइम में दोनों चीजें माइनस हो जाती हैं, बाकी उसमें कुछ भी माइनस नहीं होता। तो हमने क्या करना है, ये जो अमाउंट है आ रहा है हमारा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वाला, ये हमारे पहले ऊपर ग्रॉस सैलरी में डाल देंगे और एग्जैक्टली वही अमाउंट अपनी हम सेविंग्स में भी शो करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और आता है हमारा सेक्शन 80D, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो इसको और फर्दर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस सेक्शन के तहत अगर हम अपना और अपनी फैमिली मतलब अपने स्पाउस अपने बच्चों का भी इंश्योरेंस कराते हैं तो 25,000 तक हमको एग्जम्पशन मिल जाती है। इसमें इसका मतलब ये है कि अगर हम 50,000 रुपया एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस का तो 25,000 की हमको एग्जम्पशन मिलेगी, और हम 12,000 दे रहे हैं तो हमको 12,000 की एग्जम्पशन मिलेगी। उसके अलावा हमको 5,000 की एडिशनल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस का भी रिबेट मिलता है। टोटल हमको रिबेट मिलती है 30,000 की। और दोस्तों जो ये प्रीमियम है ये कैश में नहीं होना चाहिए, ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये चेक या डीडी के तहत। उसके बाद दोस्तों अगर हमारे पेरेंट्स 60 ईयर्स के बिलो हैं और हम उनका हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो 25,000 हमारा और 25,000 हमारे माँ बाप का भी एग्जम्पशन हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हमारे माँ बाप 60 ईयर्स से अबव हैं तो उस केस में 25,000 हमारा और 50,000 हमारे सीनियर सिटीजन माँ बाप का और 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और 80,000 की रिबेट हमको मिल सकती है। तो हमने कोई अगर ऐसा इंश्योरेंस करा रखा है तो हम उसका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेक्शन है 80DD, इसको भी फर्दर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 80BB में सेक्शन 80DD में अगर हमारी स्पाउस, हमारे चिल्ड्रन, हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर्स जो कि हमारे ऊपर मेनली या होली डिपेंडेंट हो, और अगर वो उनको ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसिक्यूट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस, और साथ में उनको ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, अगर इस तरह से उनकी डिसेबिलिटी है और उनकी डिसेबिलिटी क्या है 40 से अबव है, तो ऐसे हमारे डिसेबल डिपेंडेंट्स को के ऊपर जो हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जो ऐसा कोई अमाउंट हम पे करते हैं, कोई एलआईसी में ऐसा पैसा डाल देते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, तो जो पैसा होता है उसके ऊपर हमको रिबेट मिलती है। अगर हमारे डिसेबल डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी 39 से लेके
80 तक है तो उस केस में हमको 75,000 की रिबेट मिलती है, और अगर 80 से अबव है तो उस केस में हमको 1,25,000 की रिबेट मिलती है। दोस्तों इसमें एक कंडीशन होती है, अगर जो टैक्स पेयर है, मान लो हम अगर ऐसे हमारे कोई डिपेंडेंट है उनके ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, लेट्स सपोज अगर मेरे कोई ऐसे डिसेबल्ड डिपेंडेंट हैं जिनकी डिसेबिलिटी 50% है और उनके ऊपर मैं सिर्फ 10 रुपये ही खर्च कर सकता हूँ, तो मेरी जो मुझे डिडक्शन मिलेगी वो 75,000 मिलेगी। और अगर ऐसे कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट है जिसकी डिसेबिलिटी 90% है तो उस केस में मुझे जो रिबेट मिलेगी वो 1,25,000 मिलेगी। ये एक फ्लैट डिडक्शन मिलती है, तो इसमें मुझे सिर्फ कुछ ना कुछ अमाउंट खर्चा किया होना चाहिए। अगर मैं 10 रुपये खर्चा कर सकता हूँ तो मुझे भी पूरी 75,000 या 1,25,000 का रिबेट मिल जाता है। और जो मैंने खर्चा कर रखा होता है उनकी नर्सिंग पे, उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी रिहेबिलिटेशन पे खर्चा किया होना चाहिए, या फिर मैंने किसी ऐसी इंश्योरेंस की स्कीम में पैसा लगाया होना चाहिए जो उसकी मेंटेनेंस में हेल्प कर सके। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80U। तो दोस्तों अगर कोई इंडिविजुअल खुद डिसेबल्ड है और कोई एम्प्लॉय खुद डिसेबल्ड है और उसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज अगर 40 to 79 है तो उसको 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। अगर उसकी डिसेबिलिटी 80 से अबव है तो उसको 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी। और उसकी जो डिसेबिलिटी है वो ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसिक्यूट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी है। तो इस केस में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। हमारी जो 80DD में डिस्कस की उसमें भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। और अगर कोई हमारा एम्प्लॉय ऐसा डिसेबल्ड है तो हम ऊपर ही उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और उसकी परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे या उसको हम फिर नो रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज डालते ही जो अमाउंट उनको मिलना है रिबेट में हमारा कैलकुलेटर उसको निकाल देगा। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा सेक्शन 80DDB। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इस सेक्शन के तहत अगर हमारी स्पाउस, हमारे चिल्ड्रन, हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर्स जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं और अगर उनको ये जो स्पेसिफाइड यहाँ पे इलनेसेस हैं, उस केस में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको 40,000 रुपये की डिडक्शन मिलती है। इसी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। अगर इनकी डिसेबिलिटी इसमें 40% है और ये दूसरे जो डिजीज़ हैं जैसे मैलिग्नेंट कैंसर, एड्स, क्रोनिकल रीनल फेलियर, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो अगर ऐसा कोई इनको प्रॉब्लम है और साथ में क्या करते हैं ये, इनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जिनने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन का रखी होती है, उनसे ये सर्टिफिकेट ले आते हैं और साथ में इन्हीं डॉक्टर से ये प्रिस्क्रिप्शन भी ले आते हैं, तो हम इनको 40,000 की रिबेट दे सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला कि ये डॉक्टर्स हैं ये वर्किंग होने चाहिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और अगर ये लेट्स सपोज किसी हॉस्पिटल में ऐसा कोई नहीं है स्पेशलिस्ट, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इनको लिखा के लेना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर वो रेफर करेंगे दूसरे हॉस्पिटल के लिए। तो इसमें क्या है कि एक और कंडीशन है, लेट्स सपोज हमने कोई पॉलिसी करा रखी है, तो क्या है कि 20,000 की पॉलिसी है और 20,000 हमने खर्चा किया, तो हमको जो रिबेट मिलेगा वो सिर्फ 20,000 का ही मिलेगा। साथ में दोस्तों एक और कंडीशन होती है इसमें। क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और उनके डिपेंडेंट्स को क्या मिलता है, उनको पूरी की पूरी कॉस्ट रिम्बर्समेंट हो जाती है। लेट्स सपोज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनको कैंसर हो चुका है, तो उनको साल का खर्चा आया पूरा 5 लाख खर्चा आ गया उनको, और उन्हें 5 लाख पूरा रिम्बर्समेंट ले ली है गवर्नमेंट से, तो उस केस में उनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा।
अगर वो क्या करते हैं, उनको कोई भी रिइंबर्समेंट नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40,000 ही है। तो 40,000 तक उनको जो है डिडक्शन मिल जाएगी। उन्होंने खर्चे तो 5 लाख किया है, लेकिन उनको जो रिबेट मिलेगी वो सिर्फ 40,000 की ही मिलेगी। इस तरह से अगर हम पेरेंट्स हैं हमारे सीनियर सिटीजन है 60+ हैं, तो उस केस में जो रिबेट की लिमिट है हमारी वो 1 लाख तक बन जाती है। तो दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा आपने खर्चा कर रखा है और आपने प्रॉपर सर्टिफिकेट लिया है, प्रॉपर रिसिप्ट ले रखी है, तो आप वो वाला अमाउंट यहाँ से माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा। उसके बाद देखो सेक्शन होती है हमारी सेक्शन 80E। अगर हमने अपनी एजुकेशन के लिए या अपने स्पाउस की, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है, तो जो भी इंटरेस्ट लगता है हमारे एजुकेशन लोन पे 7 साल तक, वो सारा का सारा माइनस हो जाता है और हम वो वाला इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी सेक्शन 80EE, 80EEA और 24B। इन तीनों का लिंक हमारे हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट से है। तो इन केस अगर हमारा हाउसिंग लोन, हमने लोन ले रखा है और हमारा लोन 1/4/99 के बाद सैंक्शन हो रखा है और ये कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है हमने, और हमारी कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारे हाउसिंग लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट 2 लाख तक हमको रिबेट मिल जाती है। और अगर हमने कोई रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल के लिए हाउसिंग लोन ले रखा है, तो 30,000 तक जो इंटरेस्ट है वो रिबेट मिल जाती है। तो दोस्तों क्या करेंगे, लेट्स सपोज मियाँ बीवी हैं जिन्होंने एक हाउसिंग लोन ले रखा है, तो हाउसिंग लोन पे उनको इंटरेस्ट पड़ा है 4 लाख, तो वो दोनों सेपरेटली 2-2 लाख अपने अपने जो ये वाले इनकम टैक्स रिटर्न में रिबेट ले सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है कि दोनों का शेयर जो है वो 50-50% होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, अगर हमारा हाउसिंग लोन 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2022 तक, ये आगे फर्दर एक्सटेंड हो चुकी है डेट, हमने हाउसिंग लोन लिया है, और हमारे जो हाउसिंग लोन लिया था हमने, जो हमारा घर था उसकी जो स्टैंप ड्यूटी थी वो 45 लाख से नीचे थी, और जो हाउसिंग लोन लिया है मैंने मैंने अपने घर के लिए ले रखा है, और मेरे पास उस टाइम पे कोई दूसरा घर नहीं था, तो मेरे पास एडिशनल 1.5 लाख की रिबेट मिलती है। ऐसे ही अगर मैंने हाउसिंग लोन फाइनेंशियल 2016-17 में लिया था और मेरे लोन सैंक्शन की अमाउंट 35 लाख थी और मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम थी, और मेरे उस टाइम पे कहीं पे भी दूसरा घर नहीं था, तो मुझे एडिशनल 50,000 रुपये की रिबेट मिलती है। तो हमने देखा दोस्तों कि हाउसिंग लोन में हमको इंटरेस्ट में कम से कम 1.5 लाख जो इंटरेस्ट लगता है उसका रिबेट मिलता है, और साथ में हम जो रीपेमेंट कर रहे हैं हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, हमने देखा था, हमने उनको भी अपनी जो 80C वाली सेक्शन होती है उसमें भी हमको उसकी रिबेट मिलती है। तो आप लोग अगर अपना टैक्स सेव करना चाहें तो आप हाउसिंग लोन ले सकते हो, उसमें आपको डबल बेनिफिट होता है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम किसी साइंटिफिक या सोशल या कोई स्टैटिस्टिकल रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट को हम कोई डोनेशन करते हैं, तो वो भी हमारी पूरी की पूरी 100% रिबेट मिल जाती है हमको। लेकिन इसमें क्या है कि 2,000 रुपये तक ही हमको जो कैश, अगर हम डोनेट करते हैं कैश में, तो 2,000 रुपये तक ही रिबेट मिलती है। तो ऐसा हमने कुछ कर रखा है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो इंटरेस्ट लगा था हाउसिंग लोन में वो मुझे लगा था 3 लाख, लेकिन यहाँ पे मुझे रिबेट मिलती है सिर्फ 2 लाख की, तो यहाँ पे मैं 2 लाख इसमें एंटर कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते हैं, कैश में करते हैं, तो हमको कोई रिबेट नहीं मिलती। लेकिन अगर हमको इलेक्टोरल बॉन्ड्स आते हैं इनके, जो हमको SBI से मिलते हैं, और हमको ऐसे बॉन्ड्स परचेज करते हैं, तो उनके ऊपर भी हमको रिबेट मिल जाती है, और हम वो वाला अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा भी कोई सेविंग है आपकी जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे, फिलहाल तो मैंने कोशिश की सबको कवर करने का, नहीं है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो जो मेरा कैलकुलेटर जो मैंने बना रखा है, ये ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो टोटल सेविंग है वो आ गई 6,70,330 रुपीज़, और जो हमें डिडक्शंस हुई थी उसका टोटल था हमारा 99,080 रुपीज़।
और हमारी जो टोटल है सेविंग और डिडक्शन का वो आ गया यहाँ पे 7,69,410 रुपीज़। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में और न्यू टैक्स रिजाइम में हमें कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है यहाँ पे देख लीजिए। ओल्ड टैक्स रिजाइम में इस केस में इनको टैक्स पे करना पड़ रहा है 29,226 और न्यू टैक्स रिजाइम में इनको टैक्स पे करना पड़ रहा है 114,579। न्यू टैक्स में क्यों इनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि इनको सिर्फ 2 सेविंग्स करने का मौका मिला है। एक है 80CCD में जो हमारा गवर्नमेंट शेयर होता है, एक वो माइनस हो जाता है हमारी ग्रॉस सैलरी से, और एक जो डिसेबल्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो टीए दिया जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो वाला पोर्शन इनका माइनस हो जाता है और बाकी के ऊपर कोई भी रिबेट नहीं मिलती है, बेशक इनके टैक्स स्लैब कम है। तो कुछ केसेस में दोस्तों क्या होता है कि हमको न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट होता है, तो हम ये साल के बिगिनिंग में ही अपना अप्रॉक्सीमेट सैलरी बना लें, तो हम देख सकते हैं कि हमको किस में फ़ायदा हो सकता है। हम उसी के हिसाब से अपने जो वीडियो है उनको लिख के दे सकते हैं कि भाई आप मुझे ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से या न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से हमारा टैक्स बनाइएगा। दोस्तों अगर हम पे टैक्स पे रखा है तो हम टैक्स यहाँ पे डाल देंगे। लेट्स सपोज मैंने 10,000 टैक्स दे रखा है, तो यहाँ पे जो मैंने टैक्स पे रखा है तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा और ये ऑटोमेटिकली जो मेरा टैक्स पेएबल है, या मैंने मान लो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है। या मान लो मैंने यहाँ पे 50,000 टैक्स पे कर दिया था एडवांस में सैलरी से, तो ये मेरा रिफंड जो है वो माइनस में आ जाएगा। और अगर मैंने कम टैक्स पे कर रखा है तो जो मुझे लाइबिलिटी है बकाया वो यहाँ पे निकल जाएगी। और इस केस में दोस्तों एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा मैं, यहाँ पे आप देखिए जो इनकी टैक्स पेएबल बन रहा है ये वाला इनका बन रहा है 29,000 और यहाँ पे 1,15,000। तो जब भी हमारा टैक्स लाइबिलिटी साल की 10,000 से ऊपर बनती है तो हम एडवांस टैक्स पेयर की कैटेगरी में आ जाते हैं और उस केस में हमको एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो दोस्तों जब भी आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा हो तो सेक्शन 208 के तहत आपको जो ये डेट्स दे रखी हैं और जो टैक्स पेएबल है ये आपका उस हिसाब से आप बना के एडवांस में टैक्स पे कर दीजिए, नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं बाद में एक ही बार पूरा टैक्स दे दूंगा फरवरी के महीने में, ऐसा नहीं है। आपको इस हिसाब से मतलब जून 15 से पहले आपका 15% टैक्स आ जाना चाहिए, इस हिसाब से आपका टैक्स आ जाना चाहिए। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में इनका जो टैक्स बना हुआ है इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है ड्यू डेट से पहले और ये एक एडवांस टैक्स पेयर है। इसके अलावा दोस्तों हम अज्यूम करते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में या न्यू टैक्स रिजीम में हमारा जो टैक्सेबल इनकम आ रही है यहाँ पे सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद 5 लाख आ रही है, तो हमको क्या होता है कि 12,500 रुपये का इनकम टैक्स रिबेट मिलता है सेक्शन 87A के तहत। तो जिनकी भी इनकम 5 लाख से नीचे है और इनको टैक्स तो पे करना नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी उस केस में उनको इनकम टैक्स जो रिटर्न होती है वो फाइल करनी मैंडेटरी होती है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सेक्शन 234A के तहत उनको 1,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है और उनको 1% पर मंथ के हिसाब से अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर उनको पेनल्टी ऐड होती जाती है। ये ऐसा दोस्तों क्यों होता है? तो आपको पता है कि हमारी 2.5 लाख तक तो हमको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनकी साल की पूरी इनकम सैलरी से या किसी दूसरे सोर्स से 2.5 लाख तक आ रही है, उनको टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारी जो नेक्स्ट ब्रैकेट होती है 2.5 लाख से 5 लाख तक, इसमें हमको 5% का टैक्स देना पड़ता है, मतलब 12,500 का। लेकिन ये जो टैक्स होता है ये गवर्नमेंट हमें माफ़ कर देती है, लेकिन माफ़ तो करती है लेकिन साथ में ये भी कहती है गवर्नमेंट, क्या भाई मैंने माफ़ तो कर दिया है आपका टैक्स, लेकिन आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए। साथ में हम देखते हैं, ये हमने देखा ओल्ड टैक्स रिजाइम, अब हम देखते हैं न्यू टैक्स रिजाइम में। न्यू टैक्स रिजाइम जो है हमारी, उसमें 2.5 लाख तक हमें कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता। उसके ऊपर बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक हमें 5% का टैक्स पे करना होता है। तो जब भी हमारी नेट टैक्सेबल इनकम
2.5 लाख से 5 लाख के बीच आ जाए तो हमको रिबेट तो मिल जाती है, लेकिन हमको मैंडेटरली ITR फाइल करनी होती है, नहीं तो हमको उसमें 1000 रुपये की पेनल्टी और 1% के पर मंथ के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको टैक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और साथ में जो ये एक्सेल कैलकुलेटर बना रखा है मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ में जो दूसरी मैंने PDFs तैयार कर रखी हैं उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसका बेनिफिट दोनों जो एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉयर है दोनों उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना, ताकि वो भी अपना एडवांस में टैक्स निकाल सकें, खुद ही अपना टैक्स फाइंड आउट कर सकें। Thank you for watching the video.